हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 26 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी और स्पेसिफिकली एमपीपीएससी की बात करें, एमपीएसआई, फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन में जाने से पहले ऐसे सभी मेरे साथी जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, किसी पर भी जाकर आप इस सेशन को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन यानी कि प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक एनालिसिस। प्रीवियस लेक्चर की फर्स्ट न्यूज हमने देखी थी कि हाई लेवल्स ऑफ हीलियम 3 के डिपॉजिट्स मिले हैं। कहाँ? बैफिन आइलैंड में। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में वर्ल्ड मैप में दिखाने की कोशिश की थी। ये जो बैफिन आइलैंड कहाँ पर है, एज इट इज वो वाली लोकेशन ध्यान रखना है, और बैफिन आइलैंड के आसपास क्या क्या चीजें हैं उस पर भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बैफिन आइलैंड जो कि किस कॉन्टिनेंट में है, तो एज इट इज आपको ध्यान रखना है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। और स्पेसिफिकली अगर किसी कंट्री की बात करें तो वो कंट्री का नाम क्या है, तो कनाडा। ध्यान रखना है, एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। हीलियम 3 के डिपॉजिट्स कहाँ मिले हैं? कनाडा, जो कि कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कहाँ मिले हैं? बैफिन आइलैंड। एज इट इज ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर को आप ध्यान से देखें, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। इसके अलावा बिशन सिंह बेदी साहब, जो कि एक लेजेंडरी इंडिया के स्पिनर रहे हैं और उनका रिसेंटली निधन हो गया है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हरिमाओ शक्ति एक्सरसाइज, हरिमाओ शक्ति नाम की एक एक्सरसाइज की गई, कंडक्ट की गई। किन दो देशों के बीच की एक्सरसाइज है, तो ध्यान रखना है ये भारत और मलेशिया इन दो कंट्रीज के बीच की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। एज इट इज आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हरिमाओ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच की एक एक्सरसाइज है। इस कब से ये शुरू की जा रही है, तो मैंने आपको बताया था 2012 से ये शुरू की जा रही है, और 2012 के बाद ये प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। और 2023 में ये कहाँ आयोजित की गई है, तो उमरोई कंटेनमेंट इंडिया में ये एक्सरसाइज परफॉर्म की जाएगी। ध्यान रखना है, इंडिया और मलेशिया की एक्सरसाइज है हरिमाओ शक्ति। इसके अलावा श्री इंद्रमणि पांडे के बारे में मैंने आपको बताया था, बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं बिम्स्टेक। एज इट इज ध्यान रखना है, जब हम लोग बिम्स्टेक की बात करते हैं तो बिम्स्टेक में कितनी कंट्रीज आती हैं या इसका क्या फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना बेहद जरूरी है। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। एज इट इज बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें कितनी कंट्रीज हैं टोटल, तो आपको ध्यान रखना था, इसमें बांग्लादेश, एक सेकेंड, बांग्लादेश, ठीक है, फर्स्ट कंट्री है। सेकंड आपको ध्यान रखना था इसमें श्रीलंका। थर्ड आपको ध्यान रखना है इंडिया, हमारा प्यारा भारत। फोर्थ कंट्री आपको ध्यान रखनी है नेपाल। फिफ्थ आपको ध्यान रखनी है भूटान, और सिक्स्थ है थाईलैंड, और सेवेंथ है म्यांमार। ध्यान रखना है, ये सारे आप देखें तो भारत के आसपास के पड़ोसी देश हैं। आपको इस तरह से भी, इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें पाकिस्तान और चाइना शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि इंद्रमणि पांडे जो कि भारतीय मूल के हैं, तो पहले ऐसे भारतीय बने हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं बिम्स्टेक के। बात करते हैं इसके अलावा नोबेल प्राइज अवॉर्डीज के बारे में। नोबेल प्राइज अवॉर्डीज आपको बेहद इंपॉर्टेंट है। इस साल के या अगले साल के आप जितने भी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए नोबेल प्राइज अवार्डीज के बारे में पता होना चाहिए। दो एजेंसियां इसे प्रोवाइड करती हैं ये अवार्ड, एक आपको पता होना चाहिए नॉर्वे, और दूसरा नॉर्वे और स्वीडन, इन दो कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा टोटल 6 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है। मैंने 6 कैटेगरीज के अवार्डीज की लिस्ट मैंने आपको बताई थी, बेहद अच्छे तरीके से हमने याद किया था कि फिजिक्स में मिला है 3 लोगों को, अगोस्टिनी, क्रॉस और ह्यूलियर साहब को। इसके अलावा सेकंड हमने बात की थी
केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री में हमने देखा था बाबिंडी साहब और ब्रूस और इकीमॉव साहब को मिला था। इसके अलावा फिजियोलॉजी में मैंने बात की थी, तो फिजियोलॉजी में आपको ध्यान रखना था कारिको और विस्मैन। इसके अलावा लिटरेचर में आपको जॉन फासे का नाम याद होना चाहिए, और पीस यानी शांति पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज में नरगिस मोहम्मदी का नाम आपको याद होना चाहिए। ये बेसिक आपको 5 अवार्ड हैं। इसके अलावा लास्ट आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक साइंस का अवार्ड इकोनॉमिक साइंस कैटेगरी में क्लॉडिया गोल्डिन साहब जी को ये किताब दिया गया। एज इट इज बेहद इंपॉर्टेंट है, सारे अवार्डीज की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, आपको ये सारी लिस्ट याद करनी है। चलिए बात करते हैं आज के नए करंट अफेयर्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि प्रीवियस सेशन से आपने काफी चीजें कवर की होंगी। बहुत ही अच्छा सेशन रहा है प्रीवियस वाला, आप देखें, वहां विजिट कीजिए और बेहद अच्छे तरीके से आप अपनी चीजों को कवर करें। चलिए बात करते हैं नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस। बात हो रही है राष्ट्रीय एकता दिवस, और जब बात आती है राष्ट्रीय एकता दिवस की, तो आप सभी को याद होना चाहिए ये कब मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। मैंने प्रीवियस एक लेक्चर में आपको ये वाली बात भी बताई थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक नई ऑटोनॉमस बॉडी क्रिएट की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस दिन। कौन सी वो बॉडी है, आपको ध्यान होना चाहिए, और उसका जवाब आप हमें कहाँ देंगे, कमेंट सेक्शन। क्योंकि मैंने मुझे ऐसा लगता है मैंने 15 से 20 आई थिंक, या 11 से 15 वाले लेक्चर में हमने ये वाली बात कवर की है। तो उस लेक्चर में आपको पता होगा कि एक ऑटोनॉमस बॉडी का निर्माण किया जा रहा है भारतीय सरकार द्वारा। उस ऑटोनॉमस बॉडी का नाम क्या है आपको बताना है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बॉडी है, आपको याद होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए बात करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में, यानी कि आपको पता होना चाहिए ये कब मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, और किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये जो बेहद जबरदस्त पर्सनालिटी है जिनका नाम क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को और किन नामों से जाना जाता है, तो इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, ठीक है। एज इट इज आप ये वाली बात याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इनका जन्म कब हुआ, तो इनके जन्म की जब हम लोग बात करते हैं, तो इनका जन्म हुआ है 31 अक्टूबर 1875। कहाँ हुआ, गुजरात में इनका जन्म हुआ। और साथ ही साथ नेशनल यूनिटी डे इनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सन 2014 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। ध्यान रखना है, सन 2014 से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। एज इट इज बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता दिवस को भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करके मनाया जाता है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भारत के पहले प्रथम गृह मंत्री भी रहे हैं। तो ध्यान रखना है ये वाली बात भी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बेहद जबरदस्त पर्सनालिटी हैं। इनका नाम आपको एज इट इज पता होना चाहिए, और इनके काम बोलते हैं। ध्यान रखना है, देसी रियासतों का जो एकीकरण है ना, देसी हमारे भारत में, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि स्वतंत्रता के दौरान भारत में 550 से अधिक देशी रियासतें थी, और इन देशी रियासतों को भारत में मिलाने में वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। स्वतंत्रता के दौरान हैदराबाद, जूनागढ़ व जम्मू कश्मीर भारत में मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा भारत में मिलाने वाले यही हैं। इसीलिए इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। एज इट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये भारत के नजरिए से, ठीक है। एज इट इज आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको पता होगी। और राष्ट्रीय एकता दिवस की जब हम लोग बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या रहता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, कि लोगों के बीच में एकता को बढ़ावा दिया जाए। एक सेकंड, इसको इरेज किया जाए, तो लोगों के बीच एकता को बढ़ावा दिया जाए, यानी यूनिटी डेवलप की जाए। इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए भारत में प्रतिवर्ष 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। एज इट इज आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और इन्हें सरदार की उपाधि कब मिली है, तो अगर बात करें तो इनको सरदार की उपाधि कब मिली है, ये आपको ध्यान रखना है। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के बाद इन्हें ये उपाधि दी गई है। एज इट इज ध्यान रखता है। चलिए बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह के बारे में। तो 1928 का ये सत्याग्रह है, ठीक है।
एज इट इज आप ये वाली बातें ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, जिनका नाम है 114वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब। बेहद इंपॉर्टेंट है। इनका बर्थ कब हुआ? तो 30 अक्टूबर 1909 को इनका जन्म हुआ और 24 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो गई है। तो ध्यान क्या रखना है आपको? बर्थ ध्यान रखना है। 1909 30 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ और इन्हें फादर ऑफ, ध्यान रखना है जो मैं लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ इंडियन इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, एज इट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये न्यूक्लियर फिजिक्स के आप ऐसा कहें कि ये बेहद इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है न्यूक्लियर फिजिक्स के। आप ऐसा कहें न्यूक्लियर फिजिक्स में इनके बहुत जबरदस्त काम है। साथ ही साथ इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित तो नहीं किया गया, लेकिन नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज से। साथ ही साथ इन्हें पद्म भूषण जैसे कुछ अवार्ड भी मिले हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, एज इट इज इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 मुंबई में हुआ। वह मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि TIFR के संस्थापक निदेशक और भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ध्यान रखना है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया और साथ ही साथ TIFR इंस्टीट्यूट के फाउंडिंग डायरेक्टर रहे हैं। एज इट इज बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1956 में इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जिसका नाम अप्सरा था, उसको भी कमीशन किसने किया था, यानी चालू किसने किया था? तो वो है भाभा साहब। तो एज इट इज इनका नाम ध्यान रखना है, होमी जहांगीर भाभा, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, तो ध्यान रखना है 3 चीजें, TIFR एटॉमिक एनर्जी कमीशन, और तीसरी बात आप ध्यान रखेंगे 1956 में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा ट्रॉम्बे में इन्होंने चालू किया था। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना यानी कि PM अजय स्कीम एज इट इज बेहद इंपॉर्टेंट है। आपने जब अजय का नाम सुना तो आपको एक ऑपरेशन अजय भी याद आना चाहिए, ऑपरेशन अजय याद आना चाहिए। ये भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से इजराइल में फंसे लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए चलाया गया ये ऑपरेशन था। एज इट इज मैंने आपको ये वाली बात कवर कराई थी, हालांकि ये इसका कोई रिलेशन यहां पर नहीं है, इसलिए इसे इरेज करते हैं। फिलहाल आपको ध्यान रखना है PM अजय योजना के बारे में। PM अजय योजना का फुल फॉर्म अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। अगर मैं हिंदी में लिखने की कोशिश करूं तो अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना ध्यान रखना है, एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है ये योजना। प्रधानमंत्री, अगर हम लोग बात करें प्रधानमंत्री अजय इज मर्ज स्कीम ऑफ 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये 3 स्कीम्स को मर्ज करके बनाई गई है, यानी कि मिलाकर बनाई गई है एक स्कीम। कौन सी वो 3 स्कीम्स है? तो ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल का सब प्लान और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। इन तीनों स्कीम्स को मर्ज करके एक स्कीम बना दी गई, वो है PM अजय। ध्यान रखना है, ये 3 स्कीम्स के बारे में आपको भले ना पता हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री या PM अजय योजना है क्या। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। ठीक है, इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड सिंस 2021 एंड 22 और स्कीम्स को 28 स्टेट्स और यूटीज में इंप्लीमेंट किया जाएगा। SC कम्युनिटी की पॉवर्टी को रिलीज करने, कम्युनिटी से पॉवर्टी यानी गरीबी को हटाने के लिए, स्पेसिफिकली पॉवर्टी रिमूव करने के लिए ये पर्टिकुलर योजना चलाई गई है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना क्या आएगा किस कम्युनिटी के लिए है ये स्पेसिफिकली? तो ध्यान रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं SC कम्युनिटी के लिए, क्योंकि अनुसूचित जाति है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति होता तो ST होता, शेड्यूल ट्राइब होता। अनुसूचित जाति है, इस वजह से आपको ध्यान रखना है SC के लिए है स्पेसिफिकली। तो SC कम्युनिटी से पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए ये पर्टिकुलर योजना चलाई गई, 3 स्कीम्स को मर्ज किया गया, ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग, तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आप सभी को पता चल गया है कि SC कम्युनिटी के बीच में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, साथ ही साथ उनका ओवरऑल इंप्रूवमेंट, ओवरऑल ग्रोथ उनकी करना, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट की बात करें या इनकम जनरेटिव इनिशिएटिव्स की बात करें या किसी भी तरह से SC कम्युनिटीज का अपलिफ्टमेंट करने के लिए
ये पर्टिकुलर योजना चलाई गई है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है पॉवर्टी को रिमूव करना। कौन कौन से स्टेट्स और यूटीज कवर्ड नहीं है इस स्कीम्स के अंतर्गत? तो आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। इसके अलावा यूटीज की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप। तो ध्यान रखना है ये यूटीज कवर नहीं है, यानी कि इन पर्टिकुलर स्टेट और यूटीज में ये योजना नहीं है, इंप्लीमेंटेड नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो आपको ध्यान रखना है बाकी सभी राज्यों में, यानी कि मध्य प्रदेश में भी ये योजना है। इस वजह से ये योजना इंपॉर्टेंट है। पीएम अजय योजना क्या योजना है? एज इट इज आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। कंफ्यूजन कहां पर आएगा? इस अभ्युदय पर आएगा, ध्यान रखना है। इसलिए ये वाली बात गौर से आप देखें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है साइक्लोन हमून। साइक्लोन हमून, अगर हम लोग बात करें, ये हमारा प्यारा भारत है। अगर हम लोग थोड़ा सा इसका एक रफ मैप बनाकर चलें तो ये हमारा प्यारा अगर भारत है, ये अगर हमारा प्यारा भारत है, तो ये इधर है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल ये है आपका अरेबियन सी, अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। अगर हम लोग बात करें साइक्लोन हमून की, तो साइक्लोन हमून बे ऑफ बंगाल के तट पर टकराया है। इसलिए आपको ध्यान रखना है ये पर्टिकुलर इमेज कहाँ की है? बे ऑफ बंगाल की है। तो ध्यान रखना है साइक्लोन हमून, हमून नाम का जो साइक्लोन है वो किस तट से टकराया है? वो है भारत के भारत के बे ऑफ बंगाल से ये पर्टिकुलर साइक्लोन अराइज हुआ। और किस जगह पर है? तो आपको ध्यान रखना है इसकी लोकेशन बे ऑफ बंगाल में ये अराइज हुआ। इसके अलावा इसका नाम किसने दिया है? तो ये हमून नाम किसने दिया है? ईरान देश ने इसका नाम दिया है। ईरान देश ने इसका नाम दिया है। जबकि एक और साइक्लोन है जो कि अराइज हुआ है कहाँ? जो कि अराइज हुआ है भारत के अरेबियन सी वाले कोस्ट पर, और यहाँ पर इसका नाम क्या है? तेज। ध्यान रखना है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है, तेज। तेज ये पर्टिकुलर नाम किसने दिया है? तो ये पर्टिकुलर नाम भारत ने दिया है। तो दो साइक्लोन है, साइक्लोन हमून और साइक्लोन तेज। ये दोनों साइक्लोन कहां से उठे हैं? तो इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए आपको। तो तेज साइक्लोन अरेबियन सी, और जबकि हमून साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में अराइज हुआ। इन दोनों साइक्लोन्स का नाम किसने दिया है? तो हमून का नाम दिया है ईरान ने, जबकि अरेबियन सी यानी अरब सागर में उठा हुआ जो साइक्लोन है तेज, इसका नाम भारत ने दिया है। एज इट इज आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। यही पर्टिकुलर न्यूज थी, आपको पता होनी चाहिए। हमून की बात करें तो हमून एक फारसी शब्द है जो अस्थायी रेगिस्तानी झीलों और दलदली भूमि को दर्शाता है, जो प्राकृतिक रूप से हेलमंद बेसिन के पास के क्षेत्र में बनती है, और ये क्षेत्र मौसमी जल भंडार के रूप में कार्य करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के ये दक्षिण पूर्वी तट से टकराया है हमून साइक्लोन। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडिया फिनिशेस विथ 111 मेडल्स इन एशियन पैरा गेम्स। आप सभी को पता होगा एशियन पैरा गेम्स हांगझाओ चाइना में आयोजित किए गए। जैसा कि आप सभी को पता है एशियन गेम्स आयोजित किए गए, एशियन गेम्स आयोजित किए गए 2023 में, और एशियन पैरा गेम्स भी सेम लोकेशन पर आयोजित किए गए। एशियन पैरा गेम्स, पैरा गेम्स, इन दोनों गेम्स में भारत का बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा। आप सभी को पता है उस न्यूज के बारे में। तो हमने एशियन गेम्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है, उस पर हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग अभी चर्चा करेंगे एशियन पैरा गेम्स के बारे में। एशियन पैरा गेम्स में भारत ने एक बार फिर से इतिहास रचा, और टोटल कितने मेडल्स लाए? तो भारत ने टोटल 111 मेडल्स लाए अपने आप में, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और एक बहुत ही जबरदस्त कारनामा भारत के या भारतीय खिलाड़ियों ने किया है। ठीक है, आपको ये वाली बातें पता होनी चाहिए। ऐतिहासिक इवेंट है अपने आप में। अगर बात करें फोर्थ फोर्थ एशियन पैरा गेम्स की, तो कौन से नंबर का ये इवेंट है? तो ध्यान रखना है फोर्थ एशियन पैरा गेम्स इवेंट है, जो कि हांगझाओ चाइना में आयोजित किया गया 22 से 28 अक्टूबर के बीच में, और जिसमें भारत के कितने मेडल्स आए? तो अगर हम लोग भारत के मेडल्स की बात करें तो इंडिया फिनिशेस विद फिफ्थ विद 29 gold, 29 gold, 111 medals in total, and China ends campaign with 521 medals. अगर बात करें भारत के, तो भारत के 111 मेडल्स, 111 मेडल्स, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल सा है। भारत के 111 मेडल हैं, ध्यान रखना है, जिसमें से 29 क्या है? 29 गोल्ड मेडल है। इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसकी ओवरऑल रैंकिंग भारत की क्या रही है? तो आपको पता होना चाहिए 5th रैंक रही है ओवरऑल भारत की रैंकिंग। सिंपल सी बात है। जबकि चाइना ने लीड किया, और चाइना के लगभग 521 मेडल हैं। अगर बात करें भारत के फ्लैग बियरर कौन रहे हैं, तो भारत के फ्लैग बियरर रहे हैं फेमस पैरा शटलर पारुल परमार साहब, और ओपनिंग सेरेमनी में ये फ्लैग बियरर रहे, यानी कि भारतीय झंडे को
उठाकर जो प्रदर्शन होता है वो प्रदर्शन किसने किया? ओपनिंग सेरेमनी में पारुल परमार साहब ने किया। इसके अलावा पैरा क्लब थ्रोवर अमिर सरोहा ने ज्वाइन किया पारुल परमार को एज अ को फ्लैग बियरर। एज इट इज आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैस्कट क्या रहा है फोर्थ सीजन का? तो फेफेई, ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी चाहिए, याद रखनी बिल्कुल सिंपल सी हैं। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। फोर्थ नंबर का एशियन पैरा गेम्स आयोजित किया गया जिसमें से भारत ने टोटल टोटल 29 गोल्ड मेडल जीते। एज इट इज ध्यान रखना है, टोटल 29 गोल्ड मेडल, और टोटल मेडल्स की संख्या की बात करें तो 111 मेडल। सिंपल सा है। इसके अलावा फ्लैग बियरर कौन है ओपनिंग सेरेमनी में? तो पारुल परमार जी। ठीक है। इसके अलावा इसका मैस्कट क्या है? तो मैस्कट ध्यान रखना है फेफेई मैस्कट है। एज इट इज ध्यान रखना है फेफेई मैस्कट, फेफेई। ठीक है। चलिए बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज के बारे में। तो शॉर्ट न्यूज में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, या किसी भी तरह का। कुछ खिलाड़ियों के नाम मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, सभी खिलाड़ियों के नाम इंक्लूडेड नहीं है। तो इस वाली बात आप, ये वाली बात से आप अवगत रहें। इंडिया के नीरज यादव साहब गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है डिस्कस थ्रो इवेंट में, जो कि पैरा गेम्स। पैरा गेम्स जब हम लोग बात करते हैं तो परेशान होने की बात नहीं है, ये स्पेशल लोगों के लिए, स्पेशल खिलाड़ी हो, चाहे वो दृष्टिबाधित हो, चाहे वो मूक बधिर हो। ठीक है। तो इस तरह के लोगों के लिए एक खेल इवेंट आयोजित किया जाता है जिन्हें हम बोलते हैं एशियन पैरा गेम्स। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आपको पता होगी, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैंने बता दी। ठीक है। तो सिंपल सी बात, ऐसे खिलाड़ी जो कि किसी तरह की उनमें डिसेबिलिटीज हैं, उनके लिए ये गेम्स आयोजित किए जाते हैं। एज इट इज आपको पता होनी चाहिए। तो एशियन पैरा गेम्स में नीरज यादव को गोल्ड मेडल मिला है डिस्कस थ्रो इवेंट में। इसके अलावा सुमित अंतिल, एज इट इज ये वाला नाम आप ध्यान रखेंगे, जो कि मेंस जेवलिन में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है और गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा तीसरे पर्सनालिटी है सिद्धार्थ बाबू, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 50 मीटर राइफल्स एसएच इवेंट इन एशियन पैरा गेम्स। तो तीन नाम आपको पता चल गए गोल्ड मेडल्स के, एक नीरज यादव, दूसरा सुमित अंतिल। ये नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, सुमित अंतिल साहब का नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है, सुमित अंतिल। ठीक है। तो नीरज यादव। ठीक है। इसके अलावा सिद्धार्थ बाबू। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, दीप्ति जीवांजी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 400 मीटर T20 इवेंट एशियन पैरा गेम्स में, यानी कि दौड़ में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है, दीप्ति जीवांजी। इसके अलावा प्राची यादव, ये नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ये एक पैरा कैनो प्लेयर है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगर मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो ये प्राची यादव जो है एक सेकेंड, प्राची यादव ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं और मध्य प्रदेश के भिंड शहर से बिलोंग करती हैं। इनके हस्बैंड भी हैं, उन्होंने भी एक मेडल जीता है। इनके हस्बैंड का नाम क्या है? तो प्राची यादव के हस्बैंड का नाम है मनीष कौरव। इन्होंने, ये भी एक कौन से खिलाड़ी हैं? तो पैरा कैनो प्लेयर हैं, ध्यान रखना है, पैरा कैनो प्लेयर हैं मनीष कौरव। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ध्यान रखना है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। एज इट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राची यादव का नाम मध्य प्रदेश के लोग, आप जितने लोग भी देख रहे हैं मध्य प्रदेश वासी, आप सभी को इनका नाम पता होना चाहिए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्राची यादव, इनके हस्बैंड मनीष कौरव, दोनों लोग हैं पैरा कैनो प्लेयर और दोनों लोगों ने मेडल जीते हैं। प्राची यादव ने गोल्ड मेडल जबकि मनीष कौरव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पे चलने से पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। नीरज यादव जो कि डिस्कस थ्रो प्लेयर हैं, इसके अलावा सुमित अंतिल जेवलिन थ्रोवर है, एज इट इज ध्यान रखना है। सिद्धार्थ बाबू जो कि एक शूटर है, दीप्ति जीवाजी जो कि एक रेसर है, और प्राची यादव जो कि पैरा कैनो प्लेयर है। एज इट इज बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया है एक्टर राजकुमार राव को एज अ नेशनल आइकॉन। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अपॉइंट किया है राजकुमार राव, आप सभी को इनका नाम पता है, एज अ नेशनल आइकॉन। ठीक है। इसके अलावा रॉबर्ट फिको प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं स्लोवाकिया के फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? रॉबर्ट फिको। नाम ध्यान रखना है, रॉबर्ट फिको बेहद इंपॉर्टेंट नाम है, एज इट इज आपको पता होना चाहिए, रॉबर्ट फिको। ठीक है। अच्छा, इसके पहले कि हम लोग इस इवेंट को खत्म करें, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो मध्य प्रदेश के प्लेयर्स, क्योंकि मुझे याद आ रहा है तो मध्य प्रदेश के प्लेयर्स का नाम मैं आपको रिवाइज करवाना चाहता हूं, तो उसके लिए थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। बात करते हैं
मध्य प्रदेश के प्लेयर्स के बारे में। मध्य प्रदेश के पहले प्लेयर जो, अगर हम लोग बात करें एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश के कितने प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया, तो बहुत सारे प्लेयर हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के नाम मैं आपको बताने वाला हूं जिन्होंने कोई मेडल जीता है। स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो एक प्लेयर का नाम आपको बिल्कुल पता होगा और मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, जिनका नाम है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। मैंने शायद ये वाली बातें अलग से नहीं बताई हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको बता सकूं। ये एक शूटर है, तो आपको पता होनी चाहिए ये एक शूटर है। इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। किस तरह से, तो मैं आपको बताता हूं। इंडिविजुअली जब ये खेले, यानी कि अकेले जब ये खेले, इंडिविजुअली जब ये अकेले खेले तो इन्हें कौन सा मेडल मिला, तो इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, ध्यान रखना है, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला। लेकिन जब ये टीम के साथ खेले तो टीम में कुछ प्लेयर्स होंगे, उन प्लेयर्स में एक है ऐश्वर्य साहब ऑलरेडी, एक का नाम आपको ध्यान रखना है रुद्रांश पाटिल, आपने नाम सुना होगा रुद्रांश पाटिल। और तीसरा आपको नाम पता होगा कि तीसरा नाम है दिव्यांश। इन तीनों प्लेयर ने ऐश्वर्य, रुद्राक्ष पाटिल और दिव्यांश, इन तीनों ने मिलकर जब खेला तो इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मीटर राइफल टीम इवेंट में गोल्ड मेडल किसने दिलाया, तो इन तीनों प्लेयर्स ने दिलाया है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है। अगर मैं स्पेसिफिकली थोड़ा सा बात करूं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर की, तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर साहब मध्य प्रदेश के रतनपुर खरगोन से बिलोंग करते हैं। ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश के किस जिले से ये बिलोंग करते हैं, तो खरगोन जिले से बिलोंग करते हैं। एज इट इज आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए और इन पर प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं दूसरे प्लेयर का नाम आपको किसका पता होना चाहिए, तो पूजा वस्त्रकर का नाम आपको पता होना चाहिए। पूजा वस्त्रकर, आप सभी इनको जानते हैं, पूजा वस्त्रकर, जो कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से बिलोंग करती हैं। आप सभी को ये वाली बात पता होगी। आप सभी को ये वाली बात भी पता होगी कि ये इंडियन वुमेन्स क्रिकेट की टीम का हिस्सा है, इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा है, वीमेन्स क्रिकेट टीम का एक हिस्सा है। और इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स 2023 में। आप सभी को ये वाली बात पता है, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तीसरे नाम की, तो मैं कोशिश करता हूं कुछ चीजें को हटाने की। एक सेकेंड। ठीक है, अगर मैं तीसरे नाम की बात करूं तो तीसरा नाम आपको ध्यान रखना है नेहा ठाकुर जी का। नेहा ठाकुर ने एशियन गेम्स, बात हो रही है, ध्यान रखना है एशियन गेम्स में नेहा ठाकुर ने सेलिंग प्रतिस्पर्धा में सेलिंग में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। ध्यान रखना है, सिल्वर मेडल दिलाया है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, सिल्वर मेडल। इसके अलावा फोर्थ नाम आप ध्यान रखेंगे तुलिका मान, ये भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ये एक जूडो प्लेयर हैं और इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। इसके अलावा फिफ्थ प्लेयर आपको ध्यान रखना है सुदीप्ति हजेला। बहुत ज्यादा सुदीप्ति हजेला, बेहद इंपॉर्टेंट नाम, आपको एज इट इज पता होना चाहिए। घुड़सवारी में भारत को 41 साल बाद कोई मेडल दिला पाया है, तो ध्यान रखना है घुड़सवारी में इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। एज इट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुदीप्ति हजेला का नाम आपको बिल्कुल भूलना ही नहीं है, सुदीप्ति हजेला। एज इट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 41 साल बाद भारत को गोल्ड मेडल मिला, 41 साल बाद, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका नाम। तो इन 5 प्लेयर्स का नाम आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर कोई प्लेयर्स का नाम आपको पता चलता है तो आप जरूर बताएं। वैसे मुझे लगता है कि इन 5 प्लेयर्स का नाम आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एशियन पैरा गेम्स में मैंने आपको बता दिया। अगर मैं बात करूं एशियन पैरा गेम्स को फिर से रिवाइज करें तो मध्य प्रदेश के कौन से प्लेयर हैं, तो मध्य प्रदेश के 2 प्लेयर मैंने आपको बताया। पहला नाम आपको ध्यान रखना है प्राची यादव का। ध्यान रखना है प्राची यादव, जो कि एक पैरा कैनो प्लेयर हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया। इसके अलावा इनके हस्बैंड, जिनका नाम क्या है, मनीष कौरव, ये भी एक पैरा कैनो प्लेयर हैं और इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। और ये किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो ये मध्य प्रदेश के भिंड शहर से ये बिलोंग करते हैं। मुझे उम्मीद है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और ये इन्फॉर्मेशन जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी और एशियन पैरा गेम्स प्लेयर्स का नाम पता है जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसके अलावा आज का जो आपका क्वेश्चन आपका क्या है, तो मैं आपको क्वेश्चन यहीं पर देने की कोशिश करता हूं। तो आज का आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका कि आपको बताना है
आपको बताना है कि एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पूछ लिया है, दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो भिंड शहर है, मध्य प्रदेश के भिंड शहर की जब हम लोग बात करते हैं और मध्य प्रदेश का जो खरगोन जिला है, खरगोन जिले में कौन कौन से इम्पोर्टेंट कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनके बारे में आपको बताएँगे। सिर्फ़ इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या-क्या चीज़ें वहाँ के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है भिंड और खरगोन जिले की। आप जिनके बारे में 2 में से किसी एक के बारे में भी अगर आप जानते हैं तो आप ज़रूर बताएँ। तो भिंड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2 या 4 पॉइंट मिल सकते हैं या 2 पॉइंट मिले तो भी प अच्छा है। 2-2 पॉइंट आप ज़रूर लिखें, बेहद इम्पोर्टेंट, जो कि आपको ऐसा लगे कि इस बार के एमपीपीएससी या एमपी के किसी भी एग्ज़ाम्स में आ सकता है ऐसे प्रश्न, तो उनके बारे में आप ज़रूर बताएँ। मुझे उम्मीद है कि आपको सारा लेक्चर पसंद में आया होगा और हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अगर चाहें तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर जुड़कर आप अपने सवाल हम तक रख सकते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।